एससीओ समिट में इस बार भारत, चाइना और पाकिस्तान की ट्रूप्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज नहीं करने वाली है। तेजस के लिए अभी नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट को खरीदने के लिए एक ऑर्डर को इशू किया गया है। एडिशनल फाल्कन एवेक्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद हमें इससे क्या फायदा होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी क्वाड कंट्रीज के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज करने का निर्णय लिया गया है। बीएसएफ की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर में 150 मीटर लंबी टनल को पाया गया है। आईटीबीपी का कहना है कि उन्होंने लगातार 17 से 20 घंटे तक चाइनीज ट्रूप्स के साथ फाइट किया है। और अंत में रशिया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज को अलास्का के करीब कंडक्ट किया गया था। और ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एससीओ समिट से जुड़ा हुआ है। आप सबको ये बात पता होगा कि भारत रशिया में होने वाली एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने वाला था और हमारी तीनों सेनाओं में से लगभग 150 जवान इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो कि वहां चाइना और पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने वाले थे। लेकिन अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से अभी कोई भी टीम रशिया में होने वाली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। इसके लिए भारत की तरफ से रशिया के साथ स्पेशली बातचीत भी किया जाएगा। इसके अभी दो मेन रीजन है। पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में अभी चाइनीज रायता काफी तेजी से फैल रहा है और दिन में 70,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं पर चाइना के साथ अभी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरीके का तनाव चल रहा है, ऐसे माहौल में हमारे जवानों को चाइनीज ट्रूप्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल होना सही नहीं होगा। इसके बारे में अभी साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर शामिल थे। और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि ऑफिशियली भारत इसमें प्रेजेंट जरूर रहेगा, लेकिन मिलिट्री लेवल में जो भी एक्सरसाइज वहां पर होने वाला है उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। हालांकि इसमें शामिल होने के लिए भारत को रशिया की तरफ से इन्वाइट किया गया था और इस बार भारत की तरफ से 200 मेंबर्स को इनवाइट किया गया था। इस एक्सरसाइज का नाम कवकस 2020 है और इसे रशिया की अस्ट्रकन प्रोविंस में सितंबर में कंडक्ट किया जाने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक ऑर्डर को इशू किया गया है, जिसमें करीब 44-4 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट खरीदा जाने वाला है और ये सभी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हमारे तेजस में इस्तेमाल किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स में अब जैसे जैसे तेजस को इंडक्ट किया जाएगा वैसे वैसे हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की बात करें तो इनकी मदद से पायलट अपने मिसाइल्स को अपने ओपोनेंट के ऊपर बस देख कर ही फायर कर सकता है, यानी कि पायलट जहां पर भी देखता है इन सभी चीजों को -4 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट प्लेन की मिशन कंप्यूटर के साथ लिंक करता है, जिससे ये पायलट को काफी सारी जानकारी उसकी आंखों के सामने दिखा देता है। इसमें लगभग वो सारी जानकारी होती है जो कि पायलट को बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होता है। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले -4 हेलमेट्स की कुछ बेसिक फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। इन हेलमेट्स को लगभग सभी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको दिन और रात दोनों कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट इनकी मदद से पायलट्स की नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर बन सकती है। अब इन सिस्टम को भारत में बनाया जा सकता है क्योंकि 2019 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एल्बिट सिस्टम के बीच एक टेक्निकल कोलैबोरेशन को किया गया था, जिसमें ये हेलमेट भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले थे। अब बात करते हैं कि स्पेशली तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मौजूद होने से हमें इससे क्या फायदा हो सकता है। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये तेजस का एक बेसिक कॉकपिट लेआउट है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम मौजूद नहीं है और मैं सिर्फ यहाँ पर इस क्लिप की बात कर रहा हूँ। तो इससे में ये जो 3 बड़े डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, इनमें से एक रडार डिस्प्ले है, एक रडार वार्निंग रिसीवर है और एक मल्टी फंक्शन डिस्प्ले जो कि अलग अलग फंक्शन जैसे कि स्पीड, अल्टीट्यूड जैसे और भी कई सारे सिस्टम को दिखा सकता है। वैसे तीनों मल्टी फंक्शन डिस्प्ले जिनको अपने हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है। अब इनमें जो डाटा दिख रहा है इनमें से कुछ हेड अप डिस्प्ले में भी देखने को मिल जाती है, जिससे हमें बार बार सामने से नजर हटाकर रडार या फिर बाकी सारे सिस्टम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट आने के बाद ये काम और भी आसान हो गया था, क्योंकि इसके आने के बाद लगभग सभी चीजें पायलट की आंखों के सामने दिखाई पड़ती है और उसे नीचे झुककर बार बार डिस्प्ले को चेक करना नहीं पड़ता या फिर हेड अप डिस्प्ले को जूम करके देखना नहीं पड़ता है।
डॉग फाइट में इससे पायलट को अपने टारगेट के ऊपर बेहतर तरीके से फोकस करने में काफ़ी आसानी होती है और स्पेशली ऑफबोर्ड साइड मिसाइल को लॉन्च करते वक्त हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट काफ़ी कारगर होते हैं, क्योंकि आपको मिसाइल को लॉक करने के लिए दुश्मन के एकदम से पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर उसके ऊपर नोज को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही अगर आप पे किसी मिसाइल को फायर कर दिया जाता है तो आपको कॉकपिट के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सभी के सभी अपने आंखों के सामने ही दिखाई पड़ जाएगा। तो ये सिस्टम तेजस की परफॉर्मेंस को अभी काफ़ी बेहतर करने वाली और स्पेशली डॉग फाइट में हिट सीकिंग मिसाइल को तुरंत ही लॉन्च करने के लिए सिस्टम काफ़ी कारगर होते हैं। और अभी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगला अपडेट एवेक्स को लेके है। एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी 2 नए फाल्कन एवेक्स को खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया गया है और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एवेक्स की सेगमेंट में हम अभी पाकिस्तान और चाइना इन दोनों से कितने पीछे हैं। बालाकोट के दौरान भी हमें इसका एहसास हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान तब 2400 घंटे अपने एवेक्स को डिप्लॉय कर रहा था, जबकि हम दिन में बस 12 घंटे एवेक्स को डिप्लॉय कर पाते थे। और इसी वजह से अभी हम नए एवेक्स को खरीदने वाले हैं। अभी जो फाल्कन एवेक्स खरीदे जाएंगे ये हमारे पुराने फाल्कन एवेक्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाले हैं और इसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी कि अगर ये दुश्मन के किसी टारगेट को ट्रैक करते हैं तो हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को उनके साथ एंगेज किया जा सकेगा। अभी हमारे पास पाकिस्तान की बॉर्डर में काफ़ी मजबूत ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन मौजूद है, लेकिन ये रडार पाकिस्तान में ज़्यादा अंदर तक नहीं देख पाते, क्योंकि ये घने जंगलों और पहाड़ों के आगे नहीं देख पाते हैं। लेकिन एवेक्स के साथ ऐसी कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और ये आराम से पाकिस्तान के अंदर कम से कम 200 मील तक नजर रख सकते हैं। अगर कोई संदेहजनक एक्टिविटी यहाँ पे नजर आती है, दुश्मन के फाइटर जेट हमारे तरफ आते हुए स्पॉट किए जाते हैं, तो तुरंत ही हमारे एयरफोर्स के फाइटर को एक्टिव कर दिया जाएगा। अब यही बात अगर ग्राउंड बेस्ड रडार की मदद से किया जाएगा तो जब तक ये दुश्मन की मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे तब तक दुश्मन काफी नजदीक आ चुका होगा और हमारे फाइटर जेट टेक ऑफ करने से पहले ही वो हमला करके भाग गए होंगे। क्योंकि अगर दुश्मन को स्ट्राइक करना होगा तो वो काफी नीची उड़ान भरते हुए आगे आएंगे, जिससे ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन इतनी दूरी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर एवेक्स इनको काफी दूरी से डिटेक्ट कर पाएंगे। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट को लेके है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी क्वाड मेंबर्स के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज करने का फैसला किया गया है। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग को सितंबर से अक्टूबर के बीच करने वाली है, जिसमें इंडो पैसिफिक के अलावा चाइना को लेके भी डिस्कशन होने वाली है। क्योंकि सीधे तौर पर ओब्रायन ने बताया है कि चाइना की अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से अभी इंटरनेशनल वाटर के साथ साथ एयर स्पेस भी सभी के लिए सेफ नहीं रहा है। हाल ही में ही चाइना की तरफ से उन रीजन में अपने कैरियर किलर मिसाइल को फायर किया गया था, जिसके करीब से होते हुए यूनाइटेड स्टेट की वॉरशिप्स कुछ दिन पहले गए थे और चाइना की तरफ से सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट के कैरियर्स को साउथ चाइना सी से दूर रहने के लिए भी कहा गया था। सितंबर से अक्टूबर के बीच होने वाली इस मीटिंग में किस किस बात को लेकर डिस्कशन किया जाएगा ये तो अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि वो इंटरनेशनल वाटर को अपने सभी अलाइड कंट्री के लिए सेफ रखना चाहते हैं और ओब्रायन ने बस थोड़ा सा हिंट देते हुए कहा है कि चाइना को अपनी हरकतों के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। बीएसएफ की तरफ से आज दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने अभी जम्मू एंड कश्मीर की सांबा सेक्टर में एक अंडरग्राउंड टनल को डिटेक्ट किया था। यह टनल 25 फुट गहरा था और करीब 150 मीटर लंबा था। इसको बनाने के लिए इसके अंदर जो सैंडबैग का इस्तेमाल किया गया था उनको साकेतगढ़ और कराची में बनाया जाता है, जिससे साफ होता है कि कुकर से चने किसने निकाले हैं। और वैसे भी बीएसएफ के मुताबिक इस टनल से पाकिस्तान की जो नजदीक पोस्ट है वो बस 400 मीटर की दूरी पर है और ये पहली बार नहीं है जब सांबा सेक्टर में ऐसे टनल पाए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इंटरनेशनल बॉर्डर में क्रॉस बॉर्डर टनल को पाए गए हैं। 2012 में भी लगभग 400 मीटर लंबी एक टनल को सांबा सेक्टर में पाया गया था। इसके बाद 2014 में भी टनल पाए गए थे जो कि 25 मीटर तक इंडियन साइड में थे और 2016 में भी आरएसपुरा सेक्टर में एक टनल को पाया गया था जो कि 30 मीटर तक हमारे साइड में था और 2017 में फिर से सांबा सेक्टर में एक टनल को पाया गया था। और ऐसे टनल आमतौर पर सुअर बनाते हैं ताकि चुपके से बॉर्डर को क्रॉस कर सके और हो ना हो इसमें पाकिस्तान की आर्मी भी उनको मदद करती है, वरना इतने बड़े टनल को ही पाकिस्तान की पोस्ट से 400 मीटर दूर बनाने की कोशिश करता है और किसी के नज़र में नहीं आता है, यह हजम नहीं हो रहा है। अगला अपडेट आईटीबीपी की तरफ से है। आईटीबीपी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक लद्दाख में चाइना के साथ हुई फेसअप में हमारे आईटीबीपी के जवानों की तरफ से भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था।
आईटीबीपी के स्टेटमेंट के मुताबिक लद्दाख में चाइनीज ट्रूप्स के साथ जो उनका आमना सामना हुआ था वो करीब 17 से 20 घंटे तक चला था और इसमें दोनों के बीच हाथापाई हुई थी, साथ ही पत्थर वगैरह फेंके गए थे। इसमें हमारे आईटीबीपी के जवानों ने इफेक्टिवली आगे बढ़ रहे चाइनीज जवानों को रोकने के साथ साथ उनके ऊपर खतरनाक तरीके से पलटवार किया था और इसमें हमारे आईटीबीपी के जवानों को बस माइनर चोटें आई थी, जो कि एकदम नेग्लिजिबल था। बदले में चाइनीज ट्रूप्स को काफी ज्यादा चोट आई थी। ये लड़ाई पूरी रात भर चली थी और इसके लिए आईटीबीपी की तरफ से 21 गैलेंट्री मेडल रिकमेंडेशन और 294 डीजी गैलेंट्री कमेंडेशन दिए गए थे। अभी इंटरनेट में कुछ चाइनीज टर्म्स की इमेजेस वायरल होने लगे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये उन जवानों के कवर हैं जो कि गलवान हादसे में मारे गए थे। और क्यूरियोसिटी अभी काफी बढ़ रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से कितने जवान मारे गए थे अभी तक इसके बारे में चाइना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अनाउंस नहीं किया गया है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रशियन मीडिया के मुताबिक रशियन नेवी की तरफ से अभी अलास्का के पास एक बहुत ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और ये अब तक का रशिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है और इससे पहले इतने बड़े पैमाने में रशिया की तरफ से कोई भी एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं किया गया था। आखिरी बार ऐसे डील सोवियत टाइम में हुआ था और इस एक्सरसाइज को अभी रशिया की बेरिंग सी में कंडक्ट किया गया है। इसमें करीब 50 वॉरशिप्स और 40 के आसपास एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। रशियन नेवी के चीफ एडमिरल निकोलाई ने बताया कि इस एक्सरसाइज को आर्टिक रीजन में रशिया अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कर रहा है और इसमें मल्टीपल मिसाइल भी लॉन्च किए गए थे। अभी रशिया की तरफ से आर्टिक रीजन में काफी सारे नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्लान किया गया है और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए रशिया की तरफ से पोलार रीजन में काफी सारे फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं। रशिया के मुताबिक पूरे दुनिया के 1/3 नेचुरल गैसेस और ऑयल इस जगह में मौजूद है, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। साथ ही रशिया की इस एक्सरसाइज के बारे में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया है कि उनको पहले से इसके बारे में जानकारी दी गई थी और रशिया जहां पर एक्सरसाइज कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट की वाटर से काफी दूर था और इसको लेके यूनाइटेड स्टेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।